कम्युनिस्टों के माओवाद की झलक भी दिख रही है। उनके घोषणा पत्र में जहां जातिगत सर्वेक्षण की बात की गई है, जातिगत गणना की बात की गई है, वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात की गई है। और घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और उसका पुनर्वितरण करेंगे। एक तरह से कम्युनिस्टों की मायावाद नीति पर काम करते हुए इस तरह की घोषणा उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में की है। और हमारा मानना है कि इससे इस देश के लोगों का जो अपना धन है, अपनी संपत्ति है, अपनी जायदाद है, यहां तक कि अपने घर और घर के अंदर रखा गया सोना चांदी, जो उनके आभूषण तक हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने ये कहा भी है कि इस संपत्ति का सर्वेक्षण करके उसको पुनर्वितरण किया जाएगा। सरकार अपने अधीन लेकर ये फैसला करेगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना। इसलिए ये विषय हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये विषय हमारे देश की जनता की मानसिकता के अनुकूल नहीं। हमारे देश में हमारे देश की जनता बचत करती है, सेविंग करती है अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तो एक सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे देश की जनता की मानसिकता में रहता है। और अगर इस तरह का कानून बनता है तो वो कॉन्सेप्ट समाप्त होगा, जिसके कारण आज हमारे देश की जनता की सेविंग के आधार पर जो सरकार को टैक्स मिलता है, उस पर सरकार चलती। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करने की कोशिश इस घोषणा पत्र से माध्यम से की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। और आज तो उनकी पार्टी के सलाहकार सैम पित्रोदा जी ने जो बयान दिया है, वो तो और भी घातक है। उन्होंने कहा है अमेरिका की तरह हिंदुस्तान में भी विरासत टैक्स लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है, जब वो अगली पीढ़ी को विरासत में जाएगी तो उसका 55% हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। इस तरह का एक नया विचार कांग्रेस पार्टी के सलाहकार ने आज मीडिया के माध्यम से फ्लोट किया है, जो उनके घोषणा पत्र के उस मायावादी विचार के साथ मेल करता है कि ये इस देश में जो हमारी देश की सभ्यता संस्कृति है, जिसके अनुसार हमारा जीवन यापन होता है, उस पर चोट करना चाहते। हमारा देश एक आत्म मानववाद के आधार पर चले, सब इंसान एक हैं, सबको अपना जीवन, अपना प्रोफेशन, अपना काम करने की स्वतंत्रता है, अपनी काम करते हुए अपनी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। हाँ, वो संपत्ति का टैक्स दें, जो इनकम है उसका टैक्स दें, वो कानून इस देश में है। उस पद्धति पर ये देश आगे चले, ऐसी हमारी मान्यता है और हम इस तरह के विचारों की कड़ी निंदा करते हैं। यही नहीं, इस घोषणा पत्र में जैसे मैंने कहा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात है। आप इसे पढ़ेंगे तो हर सेक्शन में अल्पसंख्यकों को तरजीह देने की बात की गई।
चाहे सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने की बात हो, चाहे बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने की बात हो, ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से योजनाएं शुरू करने का घोषणा पत्र में संकल्प लिया। और यहां तक माना गया है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, जो कि मुस्लिम लीग की विचारधारा है। हमारे देश की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। हम इस देश में रह रहे हर नागरिक को एक मानते हैं और उसी आधार पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये मूल मंत्र लेकर 10 साल सरकार चलाई और आगे भी उसी के अनुरूप सरकार चलाने का जो है वो संकल्प लिया है, वो वायदा किया है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, आप देखेंगे इन 10 सालों में अगर गरीब का इलाज 5 लाख तक का मुफ्त करने वाली आयुष्मान योजना चलाई तो उससे जो 14 करोड़ 87 लाख लाभार्थी हुए वो कोई एक संप्रदाय, एक धर्म के या एक जाति के नहीं, वो उसमें सभी जातियां, उसमें सभी धर्मों के लोग थे, जो पात्र थे, जो गरीब थे, वो सभी उस योजना में आए। हमारी उज्ज्वला योजना में जिसके कारण 9 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला, उसमें भी सभी गरीब लोग शामिल हुए। आज इस देश के किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष वाली किसान सम्मान निधि मिल रही है। उसका लाभ इस देश के अगर 11 करोड़ किसानों को मिल रहा है तो वो सभी धर्मों के किसानों को मिल रहा है, सभी जातियों के किसानों को मिल रहा है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बने, सभी लोगों के बने, जो पात्र थे, गरीब थे, जो इन शर्तों को पूरा करते थे, उनके मकान बने। अटल पेंशन योजना में 5 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया। मुद्रा योजना का 5 करोड़ 37 लाख युवाओं ने लाभ उठाया। और आप देखेंगे कि पीएम मातृ वंदना योजना में 3 करोड़ 85 लाख महिलाओं को लाभ मिला। और इसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में 1 करोड़ 75 लाख हमारी बेटियों को लाभ हुआ। इसमें कहीं धर्म का, कहीं जाति का आधार नहीं, बल्कि गरीबी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर था उसको लाभ देने के लिए योजनाएं बनी और सबका साथ, सबका विकास के आधार पर ये योजना इस देश में चली और करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला। यही नहीं, हमारे कोरोना काल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को मुफ्त वैक्सीनेशन कर, कोई धर्म की बात, सबके लिए 3 डोजेस लगी, कितना खर्च आया इसकी चिंता नहीं की, परंतु कोई भेदभाव, कोई अन्याय इस आधार पर नहीं हुआ। कोरोना काल से ही इस देश के गरीब लोगों को 5 किलो आटा या चावल, 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देने की योजना शुरू की गई। 80 करोड़ गरीब लोगों को आज भी अनाज मिल रहा है, आगे 5 साल भी मिलेगा। ना पहले भेदभाव हुआ, ना आगे भेदभाव होगा। जो गरीब है उन सभी 80 करोड़ लोगों को वो अनाज मिलता है। हम इस नीति पर काम करते हैं, हमारी सरकार इस नीति पर काम करती है। इसी तरह से आपने देखा हमारी सरकार के समय अगर इस देश में 273 नए मेडिकल कॉलेज खुले, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक विशेष धर्म के या एक विशेष जाति के नहीं पढ़ते। अगर 22 एम्स खुले तो सबका इलाज वहां पर हो रहा है। अगर 277 विश्वविद्यालय नए खुले तो सबके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। तो ये विकास जो हमारी सरकार कर रही है उसका लाभ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लें, 4 लेन की बात लें, रेलवे की बात लें, आप जिस भी क्षेत्र की बात करें, सभी लोग उसका लाभ। इसलिए इस देश में जहां सर्वधर्म समभाव को आधार मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र को लेकर जहां एक सरकार काम कर रही है,
वहां इस देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात करना या और तरह के भेदभाव पैदा करना, जातिवाद को बढ़ावा देना इस देश को तोड़ने की साजिश। बांटो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उस पर आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस नीति की आलोचना करती है और हमने सबको साथ लिया है, सबको साथ लेकर चले, उसी आधार पर हमारी सरकार ने काम किया। और आदरणीय मोदी जी के इसी मूल मंत्र से प्रभावित होकर, मोदी जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व से प्रभावित होकर, मोदी जी के इसी तरह से देश हित और जनहित में किए गए असंख्य कार्यों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा, अगर पिछले 2 महीने का आंकड़ा ही देखें तो 100 के लगभग राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हजारों जो निचले स्तर के दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वो इसीलिए शामिल हुए कि सबको लगता है देश का विकास भी आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, देश की जनता के लिए जन कल्याणकारी नीतियां भी मोदी जी बना रहे हैं, बिना भेदभाव, बिना किसी आधार पर, बिना किसी भेदभाव से जो है वो काम मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। और उससे डरकर कांग्रेस का नेतृत्व बौखला गया है, कंफ्यूज हो गया है और उस बौखलाहट में इसी तरह के घोषणा पत्र बन रहे हैं, इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। उसी कंफ्यूज लीडरशिप में से एक नेता कल शिमला आए, चिदंबरम जी, कहते बीजेपी तो 400 सीटें नहीं लड़ रही, वो 400 सीटें जीतेंगे कहां से। इतना बड़ा नेता बोले तो तथ्यों पर बोले। भारतीय जनता पार्टी एक तो 418 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अन्य सहयोगी दलों के लिए बाकी सीटें हैं। दूसरा, हमने जो 400 सीटें कही वो एनडीए की कही और 370 सीटें कही हैं भारतीय जनता पार्टी की। और जो लक्ष्य रखा है 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 400 सीटें एनडीए गठबंधन की, उस लक्ष्य से आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, ये हम विश्वास के साथ, क्योंकि हमारी सरकार ने काम किया है और उसी आधार पर हम वोट मांगे। इससे अलग से मैं बात करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो आपने देखा 15 महीने का उनका कार्यकाल इस तरह का रहा है कि अगर उसे फ्लॉप सरकार की संज्ञा दी जाए तो कोई गलत। हर क्षेत्र में सरकार फेल हुई, कोई जनहित की योजना नहीं बनी, कोई चुनावी वायदा पूरा नहीं किया, कोई चुनावी गारंटी पूरी तरह से लागू नहीं की, अनेक जन विरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित किया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल ज्वलंत कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। हर रोज कोई ना कोई बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था से रिलेटेड खड़ा होता है। अभी पालमपुर की घटना को लोग भूले नहीं थे कि पिछले कल शिमला में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आ गई। ऐसी घटनाएं में बढ़ोतरी सरकार के कार्यकाल में हुई। अगर मैं आंकड़ों पे जाऊं तो इस सरकार के कार्यकाल में 42 घटनाएं हत्याओं की हुई है। 42 हत्याएं इस सरकार के कार्यकाल के दौरान। 34 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज हुए हैं। 186 बलात्कार की घटनाएं घटी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। 321 चोरी की वारदातें जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और अगर सारी जो अनेक तरह के जो आपराधिक मामले हैं उन सबको गिना जाए और साथ में जो हमारा जो एक्ट ड्रग्स से रिलेटेड है उसको भी जोड़ा जाए तो 6000 से ऊपर मामले दर्ज हुए। ये इस सरकार की विफलता है, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में असामाजिक तत्वों का, गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ा है।
और मैं मानता हूं उसके लिए कोई और नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं देशी। जब वो मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि नव वर्ष पर अगर शिमला के रिज पर कोई झूमे, कोई पीकर हो हल्ला करे, तो उसको ठाणे नहीं ले जाना, उसको होटल ले जाना है। अगर मुख्यमंत्री कहे एक एमएलए के बारे में जनसभा के अंदर कि भुट्टो को कुट्टो, तो क्या संदेश जाता है? ना तो ये शब्दावली मुख्यमंत्री पद के अनुरूप है और ना ये बयान जो है ये प्रदेश में अमन शांति लाने वाले है। ये बयान असामाजिक गुंडा तत्वों का हौसला बढ़ाने वाले और पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराने वाले। अब जब पुलिस वाले को किसी को लेकर होटल छोड़ने के लिए जाने पर मजबूर किया जाता है, तो वो पुलिस का प्रशासन का जो अधिकारी कर्मचारी है उसको भी लगता है मेरी ड्यूटी की। इसलिए मैं मानता हूं कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसमें इस सरकार का ढिलमुल रवैया, इस सरकार की प्रशासन पर कोई पकड़ ना होना और मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना दोषी है, जिसके कारण आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी। और इस तरह से मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये तो पहले ही मन बनाया है कि लोकसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितानी है। और मुझे लगता है ये बात तो कांग्रेस के लोगों ने भी स्वीकार कर ली है कि लोकसभा की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसीलिए वो विधायकों को उम्मीदवार बना रहे हैं कि उनको पता जीतना तो है नहीं। अन्यथा जो प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम घटा है उसमें कोई भी पार्टी एक विधायक की सीट को खाली करने का जो जोखिम है वो उठा नहीं सकती, परंतु क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा में जीतना तो है नहीं, इसलिए विधायकों को लड़ाया जा रहा है। और विधायक भी चुनाव लड़ने के लिए जबरदस्ती मान रहे हैं, उनका भी मन नहीं है। वो भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर कहते हैं हम तो आपके साथ ही जुड़े हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, मतलब मजबूरी में चुनाव लड़। इसलिए पार्टी ने भी हार स्वीकार की है और उनकी जो उम्मीदवार है वो भी हार मानकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्दशा हमने आज तक नहीं देखी। आगे 2 सीटों के लिए उम्मीदवार दिया, 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे, उम्मीदवार तय। जिनको ये लड़ाना चाहते हैं वो लड़ने को तैयार नहीं, जो लड़ने को तैयार है उनको ये नहीं लड़ाना चाहते। ये हालत कांग्रेस की, ये दुर्दशा कांग्रेस की। इसलिए कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए उनका नेतृत्व, जिसका ना कोई विजन है ना कोई सोच है, वो नेतृत्व दोषी है। और मैं मानता हूं कि 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ हम जो भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वो उपचुनाव भी जीतेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार बनेगी। सर, मैनिफेस्टो को लेकर पी चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, खासतौर पर SC ST और जो गरीब वर्ग है उसका ध्यान रखा गया है, जबकि बीजेपी का मैनिफेस्टो केवल मोदी की गारंटी है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता। मैं आदरणीय चिदम्बरम जी से कहना चाहता हूं वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़े, उसमें सभी वर्गों के लिए योजनाएं हैं। जो योजनाएं मैंने आपको गिनाई वो सभी लगातार चलेंगी और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर और नए 2021 की जनगणना के अनुसार और नए लोगों के कार्ड बनेंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आय की सीमा हटाकर लाभ दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना लगातार चलेगी, जो गरीब कल्याण योजना है वो लगातार चलेगी, किसान सम्मान निधि योजना लगातार चलेगी। हम तो कहते हैं
इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा है 4 ही जातियां हैं। हमने कहा है चाहे वो युवा है, गरीब है, अन्नदाता है और महिला है, ये प्रमुख वर्ग, इनके कल्याण को लेकर ही हम काम कर रहे हैं और आगे हमारा संकल्प पत्र भी इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए ही हमारा संकल्प पत्र है। और इस देश को आगे विकसित करते हुए विकसित भारत 1947 में बनाने का आधार यह संकल्प पत्र है। मोदी जी की गारंटी का तो मतलब है कि जो उसमें कहा है वो सब पूरा होगा, क्योंकि देश की जनता मानती है कि मोदी जी की गारंटी 24 कैरेट सोना है। मोदी जी की गारंटी हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। इसलिए वो स्लोगन हमने दिया है। संकल्प पत्र तो बहुत लंबा है चिदम्बरम जी, अगर समय है तो उसको पढ़ें, परंतु आपका घोषणा पत्र हमने पढ़ा है, उसमें अल्पसंख्यकों की ही ज्यादा चर्चा है और उस जातियों के बारे में चर्चा है। उसको लागू करने से देश को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का प्रयास होगा, ये हमारा आरोप है। और सर, कोई बड़े नेताओं की रैली या स्टाफ की रैली का कोई कार्यक्रम तय हुआ है मध्य प्रदेश के लिए? नहीं, अभी तो हिमाचल प्रदेश के चुनाव आप भी जानते हैं, जो हमारा अंतिम चरण है उस चरण में 1 जून को। चुनाव से पहले राष्ट्रीय नेता आएंगे, अभी वो अन्य राज्यों में व्यस्त है, परंतु अभी कोई नाम और तिथियां तय नहीं हुई। जैसे ही तय होंगी वो आपको बताया जाए। ठीक है सर, बहुत